हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द पीआई ऑफ द होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिनके बारे में हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में बात की थी। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने जो बात की थी, हमने एक तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैलकुलेट करना सीखा था, कैसे हम उसको फाइंड करेंगे समझेंगे। और दूसरा जो लेक्चर था वो बेस्ड था केस 1 पे, जिसमें हमने पीआई कैलकुलेट किया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट किया था केस 1 के लिए। तो केस 1 वहाँ पे क्या था कि जो वहाँ पे एक्स वाई जो थे, फाई के पास जो एक्स वाई थे वो एडिटिव मैनर में थे, ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में थे। तो हमने वो जो पीआई सीखा था उस फॉर्म के लिए सीखा था। आज हम केस 2 में जो पीआई सीख रहे हैं वो पीआई हम किस फॉर्म के लिए सीख रहे हैं, जहाँ पर x और y मल्टीप्लिकेटिव टर्म में है, x की पावर m y की पावर n, या रेशनल इंटीग्रल अलजेब्रिक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट है। इंटीग्रल अलजेब्रिक फंक्शन, रेशनल इंटीग्रल अलजेब्रिक फंक्शन की फॉर्म में है, x और y हैव सम देयर पावर्स। और फिर हम इनके लिए पी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सीखेंगे। तो इस मेथड में जो पी है वो कैसे मिलेगा हमको, बाय एक्सपेंडिंग जो भी आपका फंक्शन है। ये जो एफ डी डी डैश होता है ये नीचे चला जाता है, कल भी मैंने आपको बताया था, राइट हैंड साइड में नीचे चला जाता है। तो जो एफ डी डी डैश है हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल फार्मूलेस की हेल्प से, डी की टर्म्स में, डी की असेंडिंग पावर्स में, या डी डैश की असेंडिंग पावर्स में, या डी डैश बाय डी की असेंडिंग पावर्स में। इनको एक्सपैंड करेंगे ऊपर ले जाके। ये आपने और लास्ट में भी एक उसमें भी सीखा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस के केसेस में, जब आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर 2 में, एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन के लिए जो भी हम मेथड लेते थे, ये उसका ही सिमिलर फॉर्म है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जब हम करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं इसके लिए, कोई ऐसा बेसिक वर्किंग रूल नहीं है, न्यूमेरिकल से हम इसको ईजिली समझ लेंगे। तो हम इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। तो वो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले आप चेक करो क्या ये होमोजीनियस है, क्या ये लीनियर है, क्या इसके कोफिशिएंट कांस्टेंट है। तो देखिए होमोजीनियस है, क्योंकि जो भी हर टर्म है यहाँ पे, एवरी डिफरेंशियल टर्म जो भी है यहाँ पे, उसका डिफरेंशियल 2 बार हुआ है। देखो इसका 2 बार हुआ है, इसका डिफरेंशियल भी 2 बार हो रखा है ना, और इस लास्ट टर्म का भी डिफरेंशियल 2 बार हो रखा है। सब जितने भी डिफरेंशियल्स हमें यहाँ गिवन है वो सारे के सारे, उनकी जो पावर है, जो उनका एक्सपोनेंट वैल्यू है वो 1 है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। इनके कॉफिशिएंट भी आप देखिए, इनके कॉफिशिएंट कांस्टेंट है। तो ये हमारी पीडी हो गई, होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कॉफिशिएंट। ठीक, अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। यहाँ एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है और दोनों की पावर 1 1 है। ठीक है, तो इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे हमने, वहाँ पे ये एडिटिव फॉर्म में थे, है ना, ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में थे। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम सी एफ पार्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सी एफ वाला पार्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो जो आपकी इक्वेशन है ना उसको डी और डी डैश की फॉर्म में लिख लो, क्योंकि वो समझने में हमें आसान हो जाएगी। तो देखो यहाँ 2 बार एक्स के लिए डिफरेंशियल हुआ है, तो मैंने इसको डी स्क्वायर लिख दिया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डी 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 टू। सेकेंड टर्म में कांस्टेंट है 3, वो हमने लिख लिया। एक डिफरेंशियल y के लिए है, एक डिफरेंशियल x के लिए है, तो 3d डी डैश। दोनों डिफरेंशियल यहाँ y के लिए हैं, तो d डैश 2 टाइम्स हो गया, और 2 यहाँ पे इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट है। और ये जो राइट हैंड साइड है ये हमने एज इट इज़ ले ली। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, d को हम m रखेंगे, d डैश को हम 1 रखेंगे। तो वी हैव पुट d इक्वल टू m and d dash equal to 1 in the given equation. तो so we have our auxiliary equation. अब हम इस auxiliary equation को जब सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं सॉल्व, तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो m+1 और m+2 बनेंगे। 2 फैक्टर बने, तो दोनों से हमको m की 2 डिफरेंट वैल्यू मिली। एक तो हमें -1 मिली, एक हमें -2 मिली।
तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, पहले हम एक फंक्शन f1 लिखेंगे, y प्लस m की पहली वैल्यू -1 है तो ये आ गया। सेकंड f2, फिर y की जो सेकंड m की जो सेकंड वैल्यू -2 है तो -2x आ गया। तो हमारा जो है pf वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। एंड अब हम pi वाले पार्ट के लिए मूव करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे हम ये pi को लिख लेते हैं। pi कैसे कैलकुलेट होगा, तो pi इज इक्वल टू वो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट था वो हमने लिख लिया d² 3d डैश प्लस 2d डैश 2 और यहाँ पे आ गया 12xy। ठीक है, 12xy इधर आ गया। अब हमको या तो इसे d की फॉर्म में एक्सपेंड करना है या d डैश की फॉर्म में एक्सपेंड करना है या d डैश बाय d की फॉर्म में। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाने के लिए मुझे अंदर 1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, d को बाहर ले लिया। तो मैंने यहाँ पे d की पावर 2 को बाहर ले लिया। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन बना वो उसमें से जब मैं d² बाहर यहाँ ले रही हूँ तो ये क्या बन गया 3d डैश बाय d 2d डैश 2 और d2 और हमने इनको एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लिया ये, और ऊपर हमारा 12xy है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को हम ऊपर ले जाएंगे। तो 1/d², जैसे हम इसको सेमेस्टर 2 वाले जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे तो वहाँ पे भी हमने इसको ऐसे ही किया था। इस टाइप में हम ब्रैकेट ये वाला यूज़ कर लेते हैं। तो हम इसको इधर ले गए 3d डैश बाय d 2d डैश 2 बाय d², और हमने यहाँ पे लिखा, इसको ब्रैकेट को लगाया 12xy, और अब इसकी पावर कितनी हो गई यहाँ -1 हो गई। तो मैं आपको यहाँ एक फॉर्मूला बता रही हूँ 1 + t -1। तो जब मैं इसका एक्सपेंशन करूँगी तो ये कैसे होता है 1 - t + t² -t³ एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। तो हमें इसको कहाँ तक एक्सपेंड करना है, देखो x और y दोनों की पावर 1 है तो हम इसको 1 पावर तक एक्सपेंड करेंगे। उससे हायर ऑर्डर्स के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उनको छोड़ देंगे। तो हम इसको एक ही टर्म के लिए एक्सपेंड कर लेंगे। तो 1 - t, तो 1 - ये t पूरा ये ब्रैकेट हो गया। तो मैंने इसको लिख लिया 3d डैश बाय d माइनस 2d डैश और d2 12xy। अभी जो 12xy है ना ये सिंप्लीफाई होगा इसके साथ, ये सारे ऑपरेटर्स हो गए। तो 12xy की पहले 1 से प्रोडक्ट कर दी तो 12xy आ गया। अब ये जो एक चीज़ समझने की है इसमें, जो d डैश है इट मीन्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू y, और जितने भी 1/d हैं इसका मतलब है इंट्रीगेट विद रिस्पेक्ट टू x, और d डैश का मतलब है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, और 1/d ऑपरेटर का मतलब है इंट्रीगेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d डैश, अब 12xy आए तो जो d डैश है उसने y का डिफरेंशियल कर दिया। तो y का एक बार डिफरेंशियल किया 1 हो गया, तो d डैश y 1 हो गए। तो 3 बचा, 1/d बचा, और हमारे पास यहाँ क्या बचा x बचा, इसमें है ना 12x बचा, 12 मैंने छोटा सा लिख दिया, 12x बचा। 3 बचा था अंदर था d डैश और y, d डैश y को डिफ्रेंशिएट करके 1 हो गया, और 12 और x बच गए। अब हम यहाँ आते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 डिफरेंशियल हैं y के, लेकिन y तो एक ही बार डिफरेंशिएट हो सकता है। तो एक डिफरेंशिएट होने पर y बना 1, लेकिन d डैश तो 2 है, तो दूसरे डिफरेंशियल में ये टर्म क्या हो जाएगी 0। हम d डैश का y का मैक्सिमम एक ही बार डिफरेंशियल कर सकते हैं क्योंकि उसकी पावर 1 है, और यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेगा, तो इस वजह से ये टर्म 0 हो जाएगी। अब 1/d² हमारे पास यहाँ है,
हमने यहाँ लिखा 112xy। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 3 जा 36 हो गया। 1/d एक्स के साथ है तो ये एक्स को इंटीग्रेट करेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x²/2। ठीक है, अब ये 1/d² का मतलब है कि हम इस टर्म को 2 बार इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 12 और y तो कांस्टेंट हो गया। पहले मैं एक इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं अच्छे से, फिर यहाँ लिख लेंगे। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार जैसे 2 इंटीग्रल आ रहे हैं तो एक बार में एक करेंगे ताकि हम गलती करने से बचें। तो मैंने एक तो अभी इंटीग्रल को यहाँ रख लिया, एक इंटीग्रल हम कर रहे हैं। तो जो 12 और y है वो तो इंटीग्रेट से का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम इंटीग्रल जो है वो x के लिए हो रहा है। तो x का एक इंटीग्रल हो गया x²/2 माइनस 36/2 मैंने इधर लिख लिया, इसको बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। x² का एक इंटीग्रल करना है तो इट विल बी x³/3। अब हम फिर से इंटीग्रेट करते हैं तो 1/d फिर से इंटीग्रल होगा। तो 12y और 2 तो एक साथ आ गए, ब्रैकेट में इधर मैंने लिख लिया 12y और 2 सब एक साथ बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। x² का एक और इंटीग्रल अगर मुझे करना है तो x³/3 माइनस 36 2 × 3 और x³ का फिर से एक बार और इंटीग्रल हो रहा है तो x⁴/4। अब सिंप्लीफाई कर लो तो कितना बचेगा, देखो पहली टर्म 2 3 जा 6 और 12 आउट हो गया, तो पहली टर्म में हमें मिला 6x³ y। ठीक है, फिर हम सेकंड वाली टर्म को कर रहे हैं तो 2 3 जा 6। ठीक है, 6 से 36 कैंसिल हुआ तो 6/4, 6/4 बिकम्स 3/2। ठीक है, और यहाँ पे हमें x की पावर कितनी मिली, x की पावर हमें 4 मिली। तो ये हमारा PI आ गया। अब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन देना है, तो कंप्लीट जो सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर CF और PI का सम होगा। तो जो नेक्स्ट वाला जो अब हम इसमें लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो भी हमारा है वो क्या है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है इज़ द CF एंड PI। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, CF + PI। तो CF हमने लिखा, CF हमारा था F1 y - x प्लस F2 y - 2x और PI अभी हमने कितना निकाला है, PI हमने निकाला है 2x³ y -3/2 x⁴। और हम यहाँ पे बताएंगे कि F1 F2 क्या है, ये हमें ज़रूर हर बार बताना है। F1 एंड F2 आर द आर्बिट्रेरी फंक्शंस, ये आर्बिट्रेरी फंक्शंस है। तो बहुत ऐसा मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा ध्यान से हमको करना है। ये आर्बिट्रेरी फंक्शंस हो गए। एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं इसी केस के लिए, तो थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम इसका एक और न्यूमेरिकल लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा उसको हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डाल के। तो ये है del³ z ओवर del(x³ माइनस del³ z del y³ इज इक्वल टू x⁴ y⁴। ठीक, तो पहले तो आप ज़रा चेक करें ये लीनियर होमोजीनियस PDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है या नहीं है। तो देखो 3 बार डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल सबके बराबर है। दोनों जो डिफरेंशियल्स हैं इनकी जो पावर है डिफरेंशियल्स की ये कितनी है, सबकी जो लीनियर वैल्यू है यहाँ पे, तो ये 1 1 हो गई है और इनके कोफिशिएंट 1 1 है, तो दे हैव द कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अब हम क्या करेंगे, हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अबव इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, अबव इक्वेशन कैन बी रिटन है। जब सेकंड क्वेश्चन मैं कर रही हूँ वीडियो में, जब आप देख रहे हैं तो आप अपनी पेन और कॉपी लेके और इसको साथ साथ सॉल्व कीजिए। फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसको कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन आपके करने से ज़्यादा अच्छे प्रिपेयर होंगे
जितने आप प्रिपेयर करेंगे, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। जैसे हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी को m रखते हैं, डी डैश को 1 रखते हैं, ये वाली साइड 0 हो जाती है, तो m क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हम बेसिकली यहाँ क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी फाइंड कर रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी क्या हो जाएंगे, है ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये तो पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में कि हम 1 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गई, मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख भी रही हूँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गई। तो 3 डिफरेंट रूट्स मिल गए ना। तो सी एफ पार्ट हम कैसे लिखेंगे, F1 पहला 1 है y प्लस एक्स, फिर F2, फिर दूसरा क्या है ओमेगा, तो ओमेगा एक्स, फिर तीसरा क्या है F3 y प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो दिस इज़ द सी एफ पार्ट। सी एफ तो बहुत सिंपली हमारा हो गया। अब हमको पी आई सॉल्व करना है। तो पी आई के लिए, तो पी आई पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख देंगे। तो 1 डी क्यूब डी डैश क्यूब, और इधर हमारे पास क्या है एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो हम क्या कॉमन ले लें यहाँ से, डी क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम डी क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा 1 माइनस डी डैश क्यूब और डी क्यूब, और यहाँ मिला एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, अब हम इसको जो नीचे वाला जो ये हमारा ब्रैकेट है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाते हैं अभी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी हमारा पी आई का स्टेप कंटिन्यू था, हमने लिखा 1 बाय डी क्यूब, हम उसको ऊपर ले गए जो भी हमने अभी बनाया था। तो डी डैश डी क्यूब की पावर -1 और एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब एक फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ, 1 माइनस टी की पावर -1, इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर। जब दोनों अंदर बाहर दोनों माइनस होते हैं सारी टर्म पॉजिटिव लिखते हैं। तो हमको इस टर्म को कितना एक्सपेंड करना है, एक्स भी 3 बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है, वाई भी। तो देखो पहली टर्म में ये 3 बार डिफरेंशियल हो जाएंगे, सेकंड टर्म में 6 बार डिफरेंशियल बन जाएंगे। तो हम हायर ऑर्डर को छोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 1 बाय D3 और 1 प्लस डी डैश 3 ओवर D3। इससे ज़्यादा टर्म हम नहीं लिखेंगे, ज़रूरत नहीं है। किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो x और x3 y3 है इसकी 1 से प्रोडक्ट कर देते हैं हम। x3 y3 की हमने 1 से प्रोडक्ट की। अब देखो ये जो डी डैश है ये किसका डेरिवेटिव कर रहा है, मैंने भी बताया था y के लिए, y का डिफरेंशियल कर रहा है। तो y की पावर भी 3 है और ये भी 3 ही डिफरेंशियल कर रहा है, तो y की पावर 3 है और यहाँ डिफरेंशियल भी 3 हो रहे हैं, तो हो जाएंगे। तो कितने, क्या आंसर आएगा, फैक्टोरियल 3 या 6। आप करके देख लो, y के 3 डिफरेंशियल करो, 3y², सेकंड वाला 6y और लास्ट वाला 6 बचेगा, तो फैक्टोरियल 3 6 होता है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 6, 1 डी क्यूब एक्स क्यूब। अब एक्स के इंटीग्रल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1, ये बाहर वाला तो भी बाद में करेंगे, पहले अंदर वाले संभाल लेते हैं इसके, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 6। अब एक इंटीग्रल करो आप एक्स क्यूब का, मैं यहाँ करके बता देती हूँ। एक्स की पावर 3 का एक जब आप इंटीग्रल करोगे तो एक्स की पावर 4/4 आएगा। जब आप दोबारा करोगे तो एक्स की पावर 5 और ये पुराना वाला 4 × 5। जब आप लास्ट इंटीग्रल करोगे तो एक्स की पावर 6, ये पुराने वाले 4 × 5 और एक 6। तो ये बनेगा एक्स की पावर 6 4 × 5 × 6। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे लिख लिया ये। अब इसको बाहर भी तो एक है ना डी क्यूब, अब फिर से ये 3 बार इंटीग्रल करना है। तो जब आप इसके 3 बार इंटीग्रल, ये आपका होमवर्क है, अब आप इसको 3 बार इंटीग्रल करो। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगी वीडियो लेक्चर में। 3 बार इंटीग्रेट करना है एक्स को, वाई को नहीं, एक्स को करना है। तो देखो एक्स क्यूब के तो मैंने अभी यहाँ बता ही दिया आपको,
3 इंटीग्रल क्या बनेंगे, x की पावर 6 और 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे फिर से इसके 6 बार इंटीग्रल होंगे। तो इसके हो जाएंगे सिंप्लीफाई करने के 6 तो ये है ही, 120 नीचे का प्रोडक्ट ऑलरेडी है ही, और आप एक्स की पावर 6 के फिर से मैं चलो बता ही देती हूँ। एक्स की पावर 6 के जब आप इंटीग्रल करेंगे तो एक्स की पावर 7/7, फिर एक्स की पावर अगला करेंगे तो ये पुराना 7 और एक ये 8, और जब आप फिर से करेंगे तो ये पुराने वाले 7 इंटू 8 इंटू 9, तो एक्स की पावर 9 इंटू 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू को सिंप्लीफाई जब आप कर लोगे तो यू हैव एक्स की पावर 6 वाई क्यूब ओवर 120 प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन 10080। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये आप खुद सॉल्व कर लेना। अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, या ये जो रफ वर्क है इसको मैं हटा रही हूँ अभी स्पेस के लिए। तो बस कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या क्या कंटेन होगा, CF प्लस PI। तो जो CF आपने भी पीछे निकाले थे वो, और जो PI अभी हमने निकाला है ये, इनको ऐड करके लिखना है। तो मैं बता देती हूँ, फिर भी ये आप छोटी छोटी गलतियाँ क्वेश्चन में करना नहीं है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो जो CF पार्ट था वो था हमारा y1 F1 y प्लस एक्स, फिर हमारा था F2 y प्लस ओमेगा एक्स, फिर हमारे पास था F3 y माइनस y प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये कितना आया था अभी हमारे पास PI, एक्स की पावर 6 वाई क्यूब बाय 120 प्लस एक्स की पावर 9 10080। फिर आपको एक चीज़ और बतानी है अपने सॉल्यूशन में, क्या बतानी है कि वेयर, ये जो हम F1 F2 F3 लिख रहे हैं ये कहाँ क्या है, ये आर क्या है बताओ, आर्बिट्रेरी फंक्शंस, ये भी बताने हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस करा दिए, सारे ही ऐसे हैं। PDF नोट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, मैं हर लेक्चर के एंड में आपको बार बार समझा रही हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन को करो, डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन, डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन और सेंड मी। पूरे वीक के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप मुझे सैटरडे तक भेजिए। रोज़ दो क्वेश्चन भी अगर आप करेंगे तो एक वीक में आप 12 क्वेश्चन, 13 14 15 मिनिमम 12 तो आप कर ही लेंगे 6 डेज़ में। तो वो क्वेश्चंस आप मुझे भेजिए। 6 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 6 डेज़ में कर रहे हैं तो पूरे मंथ में आपके कम से कम कितने क्वेश्चन रेडी होंगे। और खुद से प्रैक्टिस करने से मेथड जल्दी हमें और अच्छे से समझ में आता है। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है या हम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कोई एक्सक्यूज़ मैं अब सुनूंगी नहीं किसी का भी। छोटी छोटी गलती होंगी वो मैं रिमूव करूँगी, तभी कर पाऊँगी जब आप मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके भेजेंगे। तो do more and more practice for your marks.